प्यारे बच्चों, जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर साइंस का हम लोग लेकर आ गए हैं 2023-24 का मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल भी सकते हैं और पैटर्न सेम टू सेम यही रहेगा, लेकिन इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन चूँकि जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया है तो हो सकता है कि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिले। जैक बोर्ड हर साल 5 मॉडल पेपर जारी करता है, इस बार भी जारी करेगा। तो पहला मॉडल पेपर आपके सामने है। देखिए इसमें क्या क्या है कि पेपर 3 घंटे का होगा और पूर्णांक 80 नंबर का होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि 20 नंबर का जो मार्क्स होगा वो स्कूल से प्रैक्टिकल द्वारा मिलेगा और 80 नंबर का आपका पेपर होगा। पहले क्या होता था कि 40 नंबर का आपको OMR पे होता था और 40 नंबर का आपको लिखने वाला होता था, लेकिन इस बार से ऐसा नहीं है। इस बार से अब पैटर्न क्या है कि चेंज हो गया है, और पैटर्न चेंज है उसमें आप लोग को थोड़ा सा हम लोग फिर से देख लेते हैं कि पैटर्न क्या चेंज है। इस बार जो क्वेश्चन होंगे कुल कितने होंगे 52 क्वेश्चन होंगे आपके क्वेश्चन में, और यह 52 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में हल करना होगा। और उस 52 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन जो होगा आपका बहुविकल्पी होगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन कैसा होगा, बहुविकल्पी होगा और वो 1 नंबर का होगा। 31 से 38 तक जो क्वेश्चन पेपर होगा क्वेश्चन होगा उसमें से केवल 6 प्रश्न आपको करना होगा और ये 2 नंबर का होगा। 31 से 38 तक का जो क्वेश्चन होगा उसमें से आपको कोई 6 प्रश्न करना होगा और कितने अंक का होगा, 2 नंबर का होगा। अब उसके बाद 31 से 38 के बाद फिर 39 से 46 तक जो पेपर होगा क्वेश्चन होगा उसमें से 6 प्रश्न आपको करना होगा और वो 6 प्रश्न कितने नंबर के होंगे, 3 नंबर के होंगे। उसके बाद 47 से 52 तक जो क्वेश्चन होगा उसमें से 4 प्रश्न का उत्तर देना होगा और ये 5 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये टोटल मिला के आपको 80 नंबर का पेपर 3 घंटे के अंदर हल करना है। ठीक, अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि हम लोग का जो क्वेश्चन है साइंस का मॉडल पेपर का, देखते हैं क्रम से एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से हम लोग देखेंगे, क्योंकि ठीक है बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। सबसे पहले आप जानिए दर्पण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला दर्पण है समतल दर्पण, जिसमें एक साइड में कलई किया हुआ होता है या लेप किया होता है, और एक साइड समतल होता है जिधर प्रकाश टकरा के वापस जाती है। दूसरा होता है उभरा हुआ होता है, गड्ढे वाले भाग पे लेप किया होता है और उभरे वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण, जिसमें उभरे हुए भाग पे क्या होता है, कलई किया हुआ होता है और गड्ढे वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो दर्पण पहला समतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा अवतल दर्पण। इसमें पूछ रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो होती है अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, अनंत। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, अनंत। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखिएगा ध्यान से कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण, और प्रतिबिंब कैसा बना रहे हैं, वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो वस्तु की स्थिति क्या होगी, और इसमें आप पढ़े हैं कि अगर समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है तो वह वस्तु कहाँ रखा होगा, वस्तु के वक्रता त्रिज्या पर, दर्पण के वक्रता त्रिज्या पे रखा होगा। ठीक है,
वक्रता त्रिज्या पे रखा होगा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी देखिए 3 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज चलता है? तेल में, पानी में, वायु में, कागज में। तो आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा तेज प्रकाश कहाँ चलेगा? वायु में। कहाँ चलेगा? वायु में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, एक लेंस की क्षमता -4 है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? आप एक फार्मूला पढ़े हैं कि क्षमता P बराबर 1/f होता है। क्षमता बराबर 1/फोकस दूरी। अब ये फोकस दूरी क्या होता है? मीटर में रखा जाता है। तो इसमें फार्मूला आप P का वैल्यू दिया, लेंस की क्षमता दिया हुआ है 4, तो 4 बराबर 1/f कर देंगे। तो f को आप इधर पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा f बराबर 1/4। तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो बराबर आ जाएगा 0.25 मीटर। 0.25 मीटर। तो अब इसमें सवाल में ज़रा देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 में ज़रा देखिए, ऑप्शन ए 4 मीटर, -40 मीटर, -0.25 मीटर और -25 मीटर। ठीक है। तो चूँकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, -4 क्षमता दिया हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, -0.25 मीटर। 0.25 मीटर आता है, चूँकि क्षमता -4 दिया हुआ था, तो यहाँ माइनस रख के जब कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा -0.25 मीटर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? अब बताइए, मानव नेत्र में लेंस जुड़ी होती हैं सिलियरी मसल से, और सिलियरी मसल जब खींचती हैं तो लेंस या तो मोटा या तो पतला होता है। जब मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी बदल जाएगा, पतला हो जाएगा तो फोकस दूरी बदल जाएगा। तो बताइए फोकस, और ये लेंस मोटा पतला कौन करता है? यहाँ आँख में लगी होती है सिलियरी मसल, जो कि लेंस को खींचती हैं। तो परिवर्तन का कारण मेन है सिलियरी मसल। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, सिलियरी मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, मोतियाबिंद, प्रेस्बायोपिया। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें हो जाएगा बी, मायोपिया। क्या हो जाएगा? मायोपिया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक सब लोग जानते हैं, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अच्छा बताइए, बोल्ट किसका मात्रक है? तब बोल्ट मात्रक है विभवांतर का। ठीक है। और एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर किसका मात्रक है भाई? विद्युत धारा का। तो फैरेड किसका मात्रक है? कूलाम का। ठीक है। तो इस तरीके से चारों ऑप्शन आप देख लेंगे, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध का ओम, डी सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो जरा बताइए तो। धातु निष्कर्षण, बिजली के बल्ब, कुचालक, वस्त्र निर्माण। तो कौन हो जाएगा इसमें से? बल्ब, बिजली के बल्ब में किया जाता है। टंगस्टन का उपयोग बिजली के बल्ब में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। बताइए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती है भाई? चुंबक होता है, चुंबक में एक सिरा नॉर्थ होता है, एक सिरा साउथ होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में प्रवेश करती हैं। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, चुंबक का केंद्र इसमें से नहीं। तो किस में से निकलेगा भाई? उत्तरी ध्रुव। किस में से निकलेगा? उत्तरी ध्रुव। आंसर हो जाएगा इसका बी।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? देखिए, पृथ्वी पे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है भाई? सूर्य। सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य है। एलपीजी, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सीएनजी, तो कौन हो जाएगा? सी, सौर ऊर्जा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? अगला क्वेश्चन इसमें देखिए कौन सही होगा? द्रव्यांश संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, आधुनिक और साड़ी। तो इसमें हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। 12वां क्वेश्चन है कि समीकरण दिया हुआ है, समीकरण है Fe प्लस CuSO4 Cu प्लस FeSO4 किस प्रकार का अभिक्रिया है? जरा देखिए तो, Fe यहाँ से आ रहा है और Cu को यहाँ से हटा दे रहा है और Cu बाहर निकल जा रहा है, Fe जुड़ जा रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को आप लोग क्या पढ़ें? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कि जब एक कोई मजबूत समूह दूसरे कमज़ोर समूह को क्या करता है? हटा देता है, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें हो जाएगा प्रतिस्थापन, या उसी को बोलते हैं विस्थापन। तो आंसर हो जाएगा सी, विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी? आप सब लोग जानते हैं कि अम्ल में H+ आयन होता है, तो जो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा H+ आयन होगा। तो बताइए सबसे ज़्यादा इसमें अम्लीय कौन है? जठर रस, नींबू का रस, शुद्ध जल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जल्दी बताइए तो कौन इसमें से सही होगा? H+। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा जठर रस। जठर रस आप लोग पढ़े हैं, जठर रस में होता है HCl। जठर रस जो आमाशय में HCl स्रावित होता है उसी को बोलते हैं जठर रस। तो अम्ल HCl वहाँ पे प्योर रूप से स्रावित होता है, इसलिए H+ की मात्रा सबसे अधिक कहाँ होगी? जठर रस में। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए कि पदार्थ A, B, C तथा D का pH मान क्रमशः 5, 8, 10 और 13 है। उपरोक्त में कौन पदार्थ अम्ल है? अम्ल का आप जानते हैं कि pH मान 1 से 7 के बीच में होता है। 1 से 7 के बीच में pH मान होगा तो वह क्या होगा? अम्ल होगा, एसिड। और 7 से ऊपर होगा तो क्या होगा? 7 से ऊपर मतलब 7 से 14 तक होगा तो वह क्या हो जाएगा? क्षार। तो इसमें अम्ल पूछ रहा है, तो देखिए 5, 7 से कम है तो 5 हो जाएगा एसिड, मतलब ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा जरा कि निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है? अग्निशामक मतलब समझ रहे हैं? अग्निशामक का मतलब होता है आग बुझाने के लिए। आग बुझाने के लिए कह रहा है, तो आग बुझाने के लिए इसमें कौन होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड देखिए, एक होता है ऑक्साइड अम्लीय, एक होता है क्षारी, एक होता है उभयधर्मी मतलब जो अम्लीय और क्षारी दोनों हो। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, मतलब अम्लीय और क्षारी दोनों होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कह रहे हैं भाई, तो उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2, 8, जिसके अंतिम कक्षा में 8 हो, जिसका अष्टक पूरा हो, वो उत्कृष्ट गैस होगा। उत्कृष्ट, अब देखिए सबसे अंतिम में, इसके अंतिम कक्षा में 1, इसमें 7, इसमें 5, लेकिन सी वाले में
8 है, तो ये उत्कृष्ट गैस है, मतलब ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां देखिए, निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। एल्केन में नहीं होगा, एल्कीन और एल्काइन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो एल्कीन और एल्काइन दोनों असंतृप्त है। अब इसमें से आप छाटिए कि कौन एल्कीन है। इसमें देखिए ये मेथेन है एल्केन, ये एथेन है एल्केन, ये डी जो है 4 दूना 8 2 10 है, मतलब ये भी एल्केन है ब्यूटेन। लेकिन ये वाला जो है ऑप्शन सी, जो सी है ये है एसिटिलीन, मतलब एल्काइन है ना, एल्काइन है, एल्काइन है, मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये असंतृप्त है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट HCHO में कौन प्रकार्यात्मक समूह है। प्रकार्यात्मक समूह का मतलब होता है क्रियात्मक समूह। तो HCHO, CHO में देखिए CHO आ रहा है, तो CHO जो है वो एल्डिहाइड होता है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी एल्डिहाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 20 दिए गए तत्व में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होगी। संयोजी लिथियम के बराबर, लिथियम का मतलब होता है परमाणु क्रमांक 3, और 3 का आप 2 और 1 लिखते हैं, तो इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका कहना है कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए। अब यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम Mg, इसका होता है 12, तो 12 का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 2, इसके अंतिम कक्षा में 2 आया, ये नहीं होगा। कैल्शियम, कैल्शियम का होता है 20, इसमें भी लिखेंगे 2 8 8 और 2, लास्ट में इसमें भी 2 आएगा, ये भी नहीं होगा। फिर कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आएगा पोटेशियम, पोटेशियम का कितना होता है 19, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 8 1, इसके अंतिम कक्षा में 1 आ गया। लिथियम में भी 1 आया था, मतलब यही उसके बराबर है। तो क्वेश्चन था कि लिथियम के बराबर कौन होगा, तो आ जाएगा कौन, पोटेशियम, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी, सी। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो अमीबा में परजीवी नहीं, स्वपोषी नहीं, मृतोपजीवी नहीं, तो प्राणी संभोजी यही सही है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वसन में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन कहाँ पे होता है। तो ग्लूकोज से पायरुवेट में जो विखंडन होता है, अब इसका आंसर देखिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है, इसका पहला ऑप्शन देखिए कोशिका द्रव्य में नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो यही सही हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए 23वां, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर के वृद्धि के उपापचय का नियमन करता है। वृद्धि हार्मोन नहीं, इंसुलिन हार्मोन नहीं, टेस्टोस्टेरोन नहीं, थायरॉक्सिन, हाँ यही सही है, थायरॉक्सिन BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित करता है, अर्थात उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करता है। तो इसका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, सॉरी सी नहीं, डी, थायरॉक्सिन। उपापचयी का नियमन कौन करता है, थायरॉक्सिन, डी। अगला क्वेश्चन, मानव में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, मेडुला, तो इसका आंसर हो जाएगा मेडुला से। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में जनन का को प्रदर्शित कीजिए। पहले चित्र देखिए, देखिए ये चित्र है प्लेनेरिया का, एक प्लेनेरिया जीव है जिसमें ये दिखाया गया है, और ये जो चित्र आप ध्यान से देख रहे हैं, पूछ रहा है कि इसमें कौन सा जनन है। आप कक्षा 10 की किताब खोलेंगे तो ये चित्र सेम टू सेम यही डायग्राम बना हुआ प्लेनेरिया में। तो अब इसमें जनन पूछ रहा है, तो इसमें जनन कौन सा होगा भाई, तो इसमें जनन होता है
पुनरुद्भवन। इसमें जनन कौन होता है? पुनरुद्भवन। इसमें खंड, देखिए ध्यान से देखेंगे तो इसमें दिख रहा है विखंडन टाइप का, है ना, इसमें विखंडन टाइप का दिख रहा है, लेकिन न तो विखंडन है न तो खंडन है। इसमें जो जनन है पुनरुद्भवन का जनन है, ठीक है। तो इसमें जो जनन की क्रिया है पुनरुद्भवन, इसमें पुनरुद्भवन जनन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिनी, शुक्रवाहिनी, गर्भाशय, योनि। तो इसमें जो अंडवाहिनी जो है, इसी अंडवाहिनी को एक नाम देते हैं फैलोपियन ट्यूब। गर्भाशय का जब इसका चित्र देखेंगे तो इस टाइप से बना रहता है। किताब में आप देखेंगे जननांग का चित्र, तो इस टाइप से बना रहता है ना। यहाँ से ये अंडाशय इस साइड बना होता है, इधर अंडाशय बना होता है। यही अंडाशय से अंडाणु इधर से आता है और इधर से स्पर्म आता है, और यहीं पे दोनों मिलते हैं तो यहीं पे निषेचन होता है। और यही निषेचन, ये जो नलिका है इसका नाम है फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी। तो निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, अंडवाहिनी में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जीव में कोई गुण प्रभावित होता है केवल पिता के डीएनए से? नहीं। केवल माता के डीएनए से? नहीं। माता और पिता दोनों से? हाँ, माता और पिता दोनों के डीएनए से प्रभावित होता है, यही सही है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय विद्युत संयंत्र में किस प्रकार का ऊर्जा मुक्त होता है? तो नाभिकीय विद्युत संयंत्र में नाभिकीय संलयन नहीं, नाभिकीय विखंडन हाँ। नाभिकीय विद्युत संयंत्र में जो होता है नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं कराई जाती हैं, वो भी नियंत्रित। नाभिकीय विखंडन दो प्रकार का, एक होता है नियंत्रित अभिक्रिया और एक होता है अनियंत्रित। नाभिकीय संलयन दो प्रकार का होता है, नाभिकीय विखंडन दो प्रकार का होता है, एक नियंत्रित और एक अनियंत्रित। तो इसमें जो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रियाएं कराई जाती है नाभिकीय विद्युत संयंत्र में, वो नियंत्रित अभिक्रिया कराई जाती है। आपको क्वेश्चन था नाभिकीय विद्युत संयंत्र में किस प्रकार की प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होता है? तो नाभिकीय विखंडन से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना भाग खाद्य ऊर्जा में करते हैं? तो इसका आंसर 1% है। इसका आंसर 1% है। ऑप्शन 1%, 10%, 100%, 0.1%। तो इसका आंसर है 1%। और अगर यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि एक लेवल से, ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में कितनी % ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है, तो वहाँ पे लिखेंगे 10% ऊर्जा का। एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण 10% होता है, लेकिन सौर ऊर्जा कितने से पत्तियां कितनी % खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा 1%। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग पर्यावरण के लिए सबसे लाभदायक है? थर्माकोल के डिस्पोजल कप का, प्लास्टिक के डिस्पोजल कप का, मिट्टी के। यही सही हो जाएगा, मिट्टी का। आपके दिमाग में कागज़ भी आ सकता है, लेकिन कागज़ को बनाने के लिए पेड़ पौधों को काटा जाता है जो पर्यावरण को नुकसान करता है। तो पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए हम मिट्टी के डिस्पोजल कप का बनाएंगे, ये सबसे उपयुक्त आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये 30 क्वेश्चन का आंसर है। अब बाकी हम जो रिटेन वाला है उसका अगला वीडियो बनाएंगे और आपके सामने जल्दी ही भेजेंगे। इसको ध्यान से पढ़िएगा और रिवाइज कर जाइएगा। थैंक यू।